हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। सभी साथियों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल को इतना पसंद किया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन के रूप में। बच्चों आज हम एनएस मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बैंक का पार्ट 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में भी इसको हल करने की एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 12 से ही 1/2 को दशमलव संख्या में लिख सकते हैं। यानी 12 से 1/2 मतलब 12.5% है। इसको किसमें बदलना है बच्चों? हमें इसे बदलना है, हमें दशमलव में। तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए 12 से ही 1/2% है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो हमें 12 से ही 1/2 दिया हुआ है, इसे भी हम पहले दशमलव में बदल दें। बच्चों 12 से ही 1/2 का मतलब यहाँ 1/2 जो है, ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। 1/2 को हम क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। और आधे को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 के रूप में। यानी 12 से ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5। और प्रतिशत का चिन्ह तो पीछे दे ही रखा है, तो हमें लगाना है ही सही। हमने केवल 1/2 को 0.5 के रूप में लिखा है। अब हम यहाँ जब प्रतिशत को हटाएंगे, क्योंकि हमें इसे दशमलव में बदलना है, प्रतिशत को हम हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने पर क्या होगा बच्चों? इस संख्या के नीचे बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दशमलव तो हट जाएगा, इसकी बजाय क्या जाएगा यहाँ पर नीचे? 100 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 12.5 में 100 का भाग देना है। 12.5 में 100 का भाग देने का मतलब क्या हुआ बच्चों? 100 में 2 जीरो हैं, यानी हमें ये जो दशमलव है, यानी 12.5 हमको जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ जो दशमलव है, इस दशमलव को हमें 2 स्थान बाईं ओर ले जाना है। 100 का भाग देने का मतलब क्या हुआ? हम इसे 2 स्थान पहले ले जाएंगे दशमलव को, यानी ये दशमलव कहाँ जाएगा बच्चों? अब 1 के पहले आ जाएगा। ठीक है, अब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, जो 12.5% था उसे हमने दशमलव में बदल दिया। तो हमें क्या मिला? 0.125। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 2। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें हम। मोहन ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत होगा। बच्चों यहाँ पर आप देखो, 450 में तो खरीदी है और 500 रुपये में बेच दी है, तो लाभ तो होना ही है। कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची, और लाभ कितने का हुआ? यहाँ पर 450 की थी, 500 में बेची, यानी 50 रुपये ज़्यादा में बेच दी। ठीक है, और लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य 500 में से हम 450 घटाएंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, यानी 50 रुपये क्या है यहाँ पर? लाभ। लेकिन हमसे पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। यानी इस लाभ को, जो 50 रुपये आपको लाभ मिला है, इसे हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान रखना बच्चों, हम चाहे लाभ निकालें या हानि निकालें, ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। अगर इस सौदे में इसको हानि हुई होती तो हम हानि बटा क्रय मूल्य लिखते इंटू 100। ठीक है, यहां तो लाभ है, तो लाभ आपको दे रखा है 50। ठीक है, जो 50 हमने निकाल लिया है, 500 में से 450 घटाएंगे, 50 रुपए का लाभ है। क्रय मूल्य कितना है? 450 इंटू 100। इसको आप हल कर ले बच्चों, आपको उत्तर मिल जाएगा। जो 0 से 0 जो कट सकता है उनको आप काट दें इसी वे में। जैसे 0 से 0 कट गया है, 5 से भी कट जाएगा ये। ठीक है,
5 से कट जाएगा ये 9 बार, और ये कट जाएगा 10 बार। क्या आया? 100 बटा, यहाँ देखो बच्चों 10 है और यहाँ भी 10 है, ठीक है, दोनों गुणा हो जाएंगे, 100 मिलेगा, 100 बटा 9। ये हम प्रतिशत निकाल रहे थे बच्चों, 100 बटा 9% हमें लाभ हुआ है। इसको हम मिश्र भिन्न में बदल दें, यानी 100 में 9 का भाग आप लगाओगे, 11 बढ़ जाएगा, 11 नाम 99, 1 बचा, शेष ऊपर लिखेंगे, नीचे तो भाजक है 9, वैसे कैसा जाएगा, 11 सही 1 बटा 9% इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 2500 से बढ़कर 2650, यानी 2500 जनसंख्या थी एक नगर की, और 2650 ही जनसंख्या हो गई है। तो हमें बताना है जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। बच्चों यहाँ जैसे हमने लाभ प्रतिशत निकाला था, कुछ हद तक ये भी वैसा ही है। यहाँ भी हम देखें, प्रारंभ में जो संख्या थी वो कितनी थी, 2500, और बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 2650 हो गई। तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, इसकी वृद्धि निकालने की, वृद्धि कितनी हुई है। वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाद की संख्या है, यानी बाद वाली, यानी 2650, इसमें से घटा देंगे हम 2500, क्या मिला, 150, यानी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 150 हुई है। लेकिन हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछा है, केवल वृद्धि नहीं पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम देखो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमें। तो जैसे हमने लाभ का सूत्र तैयार किया था ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। वृद्धि प्रतिशत में क्या होगा, जो वृद्धि हुई है, यानी कि 150। ठीक है बच्चों, अब ये वृद्धि किस पर हुई है, ये वृद्धि हुई है 2500, यानी कि प्रारंभ में जो मान था, नीचे क्या आएगा, प्रारंभिक मान, यानी कि ये 25 इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। इसको आप हल कर लें बच्चों, हमें उत्तर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें आप, ठीक है, 25 से काट दें 150 को, कितनी बार कटेगा ये, 25 का पाड़ा पढ़ लें, 6 बार, 25 चिक्के 150, यानी क्या आया, 6%। ठीक है बच्चों, तो कितना है हमारे पास, 6%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सही यहाँ पर, 1, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। एक आयत व वर्ग का परिमाप समान है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 और 15 सेंटीमीटर है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा या वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पर हमें दोनों के क्षेत्रफल पता होने चाहिए बच्चों, तभी हम बता पाएंगे। और आयत की तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दी हुई हैं, यानी हम आयत का क्षेत्रफल तो इजीली निकाल लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई से, ठीक है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखें, जो स्टार्टिंग में जो लाइन दी हुई है कि आयत व वर्ग का परिमाप समान है, हमें एक हिंट दिया हुआ है कि आयत और वर्ग का परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इसकी भुजा पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे सबसे पहले आयत का परिमाप, क्योंकि आयत का परिमाप तो हम निकाल सकते हैं कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों के मान हमें पता है। सबसे पहले हम आयत का परिमाप निकालेंगे बच्चों, जो आयत का परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा, और वर्ग के परिमाप से हम उसकी भुजा निकालकर उसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा बच्चों, कि हम आयत का परिमाप निकालें। क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र बच्चों आपको पता है, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, इस सूत्र को हम लगाएंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। बच्चों आप हैबिट ऐसी डालें कि आप इसको फटाफट हल कर पाए, यानी हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, उसका दुगुना करना है। तो यहाँ पर आप देखो लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई है 15,
दोनों को हमने जोड़ा, 25 और 15 कितने हुए 40, और 40 का हमें क्या करना है दुगुना करना है। 40 का दुगुना कितना हुआ 80। यानी हम फटाफट से हमारी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बच्चों ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें केवल सादा हमें केवल उत्तर से फटाफट से आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या निकल गया बच्चों आयत का परिमाप। और ये आयत का परिमाप, क्योंकि हमने क्या देखा है कि आयत और वर्ग का परिमाप समान है, तो ये परिमाप किसका भी होगा, ये वर्ग का भी परिमाप 80 सेंटीमीटर होगा। और वर्ग का परिमाप आप बच्चों जानते हो क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू भुजा का मान कितना है 80। तो 4 इंटू भुजा का मान है, तो अकेले हम भुजा का मान भी तो निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमें 4 का भाग लगाएंगे 80 में, कितना आया 20 सेंटीमीटर। यानी हमें अब वर्ग की भुजा मिल चुकी है कि वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर, यानी कि हमें 20 का स्क्वायर करना है। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयत का भी हम क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 25 इंटू 15। इसको हम गुणा कर लें, क्या होगा इसका मान, इसका गुणा कर लेना बच्चों, इसका मान आएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों इजीली कि वर्ग का क्षेत्रफल 400 है और आयत का है 375, तो किसका ज़्यादा है वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर देखें हम बच्चों। विद्यालय के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो मैदान का परिमाप क्या होगा। यानी बच्चों आपको आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लेकिन इनकी लंबाई और चौड़ाई ना देके उनका केवल आपको अनुपात दे रखा है और आपसे इसके परिमाप की बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम इनकी लंबाई और चौड़ाई को ही ज्ञात करेंगे बच्चों। यहाँ हम क्या करेंगे, यानी जो हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है यानी कि 3:2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है 3x और 2x। ठीक है बच्चों, यानी इनकी जो एक्चुअल यानी कि वास्तविक लंबाई और चौड़ाई है वो क्या हमने मान ली x। बच्चों ये अनुपात है, हम दोनों साइड x से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको वापस आप हल करेंगे तो दोनों साइड x से x कट जाएगा, तो वापस 3:2 है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, क्योंकि जो इनकी वास्तविक लंबाई और चौड़ाई जो रही होगी वो भी किसी कॉमन फैक्टर से जो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे वो दोनों संख्याएं कटी होंगी। तो यहाँ हम इसको क्या लिख देंगे 3x और 2x। ठीक है, तो हमें 3x और 2x यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई मिल गई है और हमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता है बच्चों। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों हमें, ये 600 वर्ग मीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका मान 600 है। लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x। यानी आपको एक समीकरण मिल गई कि 3x गुणा 2x बराबर 600। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको हल कर लें, 3x को 2x से गुणा करोगे तो अंक से अंक गुणा हो जाएगा, 3 से 2 गुणा होगा तो कितना आया 6। ठीक है, और x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर का मान क्या होगा 600/6 यानी कि 100। एक्स स्क्वायर का मान कितना मिला बच्चों हमें 100 मिला, तो x का मान क्या होगा, दोनों तरफ का हम क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। x का मान 100 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों 100 का वर्गमूल होगा 10, यानी कि x बराबर हमें क्या मिल गया 10 मिल गया। ठीक है,
बच्चों यहाँ हमें केवल अभी x का मान मिला है, ठीक है। हमें इस x के मान को इनकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि जो 3x 2x है इन दोनों जगह, यानी कि 3x में आप x का मान 10 रखोगे तो 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुणा x, यानी 3 गुणा 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुणा 10, यानी इसकी लंबाई तो कितनी आ गई 30 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर। और अब हमें क्या निकालना है इसका परिमाप। परिमाप आयत के परिमाप को अभी जस्ट हमने निकाला था, क्या होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना, यानी कि 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है और इसका दुगुना करना है। तो 30 और 20 कितना हुआ 50 और 50 का दुगुना 100, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने जो सूत्र लगाया आपके समझ में आ गया ना, आयत के परिमाप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मैदान यानी कौन सा आयताकार, आयत के परिमाप का सूत्र मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो देखो बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी फॉर्मूले से क्या है लंबाई की जगह हमने क्या रखा है 30 और चौड़ाई की जगह 20 रखा है, ठीक है। 30 और 20 को जोड़ा 50, 50 को हमने 2 से गुणा किया तो हमें उत्तर मिला 100। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है आप बच्चों, क्योंकि यहां पर आपको इसका आधार भी दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है इसकी ऊंचाई, आपको इसकी हाइट निकालनी है। सूत्र आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहां पर आपको कौन कौन से मान दिए हुए हैं, आपको क्षेत्रफल पता है, आधार भी पता है, आपको निकालना है ऊंचाई, ठीक है। तो आपको केवल सिंपली मान रखने हैं। यहां देखें आप क्षेत्रफल की जगह आप क्या रखेंगे 100, 1/2 आधार है 5 और ऊंचाई को अपन h से डिनोट कर देते हैं। आप इसको हल कर लें, h का मान क्या होगा, h का मान होगा 100 गुणा 2/5। इसको आप हल कर सकते हैं बच्चों, 5 से काट दें 100 को, कितनी बार कटा 20 बार, और 20 को 2 से गुणा किया कितना आया 40, ठीक है बच्चों 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 40 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी त्रिभुज की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 107 है कि भिन्न 15 सही 4/7 गुणा 15 सही 3/7 का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ पर जो वैदिक विधि से हम इसको हल करेंगे, तो उस विधि को हल करने से पहले आपको एक बार वापस रिमाइंड कर देता हूँ, ऐसे सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में। यहाँ पर हम देखें कि इनके जो चरम अंक हैं वो हैं 4/7 और 3/7। इन दोनों का हम योग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी भिन्न संख्या दी गई हो जिनके चरम अंकों का योग 1 हो और जो शेष निखिलम अंक हैं, यानी कि यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, इसको हम वैदिक विधि से शॉर्ट में हल कर सकते हैं। क्या करना होता है हमें बच्चों, हम 2 भाग करेंगे, ठीक है। दूसरे भाग में तो हम क्या करेंगे, इसके जो चरम अंक हैं उनका गुणा करेंगे और पहले खंड में हम क्या करेंगे, जो संख्या में जो निखिलम था अंक था यानी कि 15, ठीक है, इसे हम गुणा करेंगे इसके एक अधिक अंक से। 15 का एक अधिक, 15 का एक अधिक क्या होगा 16, यानी आपको 15 गुणा 16 इसको हल करना है। उसके बाद आपको 4/7 गुणा
3/7 को हल करना है। ठीक है, 15 को 16 से गुणा करेंगे हम तो क्या मिलेगा बच्चों हमें 240, और यहाँ 4 को 3 से गुणा करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें 12, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। इनको हम एक साथ लिख देंगे अब, यानी यहाँ तो हमें क्या मिला 240, और यहाँ दूसरे खंड में क्या मिला 12/50, यानी 240 सही 12/49 इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 35 गुणा 25 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर आप देखो 35 गुणा 25 है, तो 35 तो आपको बच्चों चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो आप 35 यहाँ पर भी है, सेकंड ऑप्शन में भी है, थर्ड में भी है, और फोर्थ ऑप्शन में भी। हमें तो क्या करना है, हमें देखना है कि जो 25 है यानी जो गुणा 25 है ये 25 कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं हम। देखो अब यहाँ 35 के अलावा क्या बचा है 100/2। 100/2 का मान कितना होगा बच्चों, यानी 100 का आधा कितना होगा 50। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था 25, यहाँ हमें मिल रहा है 50, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। अगले में देखते हैं हम क्या है यहाँ पर, यहाँ है 100/4, यानी 100 में 4 का भाग लगाना है, तो 100 का चौथाई भाग यानी क्या होगा 100 में 4 का भाग लगाओगे तो बच्चों इसका मान आएगा 25, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए भी 25 ही था, और यहाँ हमें 25 मिल गया, इसका मतलब सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इसके आगे के भी चाहो तो आप देख लें बच्चों, यहाँ नहीं मिलेगा, जैसे कि 10/2 इसका मान कितना है 5 है, या 1004 में आप भाग दोगे इसका, उसका मान भी हमें 25 नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप चेक करके ऑप्शन को अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 109 नंबर का, इस समकोण का पूरक कोण क्या होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होते हैं। दो तरह के कोण होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं पूरक कोण और एक होते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखें हम बच्चों, अगले प्रश्न में तक पूछा है हमसे समपूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो आप याद रखना कि पूरक कोण तो क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो तो कहलाते हैं पूरक कोण, और ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है, वो कहलाते हैं संपूरक। तो पूरक में 90 डिग्री होगा और संपूरक में 180 डिग्री होगा। तो यहां पर जो 109 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा है समकोण का पूरक कोण। बच्चों समकोण का मतलब जानते हैं आप, समकोण होता है 90 डिग्री का। अगर एक कोण ही 90 का है तो दूसरा क्या होगा, 90 में से 90 घटा लो बच्चों, क्या बचेगा 0। ऑप्शन क्या आएगा इसमें 3। 90 का पूरक कोण क्या होगा 0 होगा। तो जब भी हमें किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, उसे 90 में से घटा देंगे। यहाँ पर समकोण था तो हमने 90 को घटाया, अगर 30 डिग्री का पूछता तो हम 90 में से 30 को घटाते तो हमें 60 पूरक कोण मिलता। ठीक है, अगले प्रश्न में देखें आप, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा संपूरक कोण का नहीं है। बच्चों यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना, इसने पूछा है कौन सा जोड़ा संपूरक कोण का नहीं है, यानी यहाँ पर जो आपको कोणों के जोड़े दिए गए हैं उनमें से एक जोड़ा ऐसा होगा जिसमें दोनों का योग 180 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें एक करके हम सभी को देख लेते हैं, जैसे कि पहला जो ऑप्शन है इसमें आपको दे रखे हैं 140 और 40, दोनों का योग करो, कितना आया दोनों का योग 180 डिग्री। ऐसे ही 170 और 10 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें 180 डिग्री। चौथे ऑप्शन को भी देखो आप, 115 और 65 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री। लेकिन इस तीसरे ऑप्शन में देखो हमें जो मान दिए गए हैं वो दिए गए हैं 33 और 57,
इनका योग कितना है? इनका योग आ रहा है बच्चों 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण संपूरक कोण नहीं है, क्योंकि ये कौन से कोण हैं? ये हैं पूरक कोण, जो हमने भी प्रश्न नंबर 109 में देखे थे। ये पूरक कोण है। बाकी के पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में और जो चौथे ऑप्शन में कोण है, ये कौन से कोण हैं? ये तीनों ही संपूरक कोण हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है जिसमें 2 की घात 3 और उसके ऊपर भी घात 4 दे रखी है बच्चों, और दूसरे में 2 की घात 3 और ब्रैकेट के बाद घात 4 है। बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, 2 की घात 3 के ऊपर घात 4 है और यहाँ 2 की घात 3 और ब्रैकेट के बाद घात 4 है। जब घात के ऊपर घात होती है तो बच्चों दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 2 की घात 12। और यहाँ भी हम देखें, 2 की घात 3 है और ब्रैकेट के बाहर घात क्या है? 4। यानी कि ये 4 क्या होगा? इस घात के ऊपर घात है, ये भी आपस में गुणा होगी। यानी 4 तिया 12। दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। दोनों ही क्या हैं? समान हैं। ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अगला प्रश्न है 112 नंबर वाला क्वेश्चन। 16 की घात है 3/4 और इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें जो ये 16 दिया गया है, इस 16 को भी हम घात के रूप में लिख लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर 16 की घात है 3/4। 16 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 का मान भी क्या होगा? 16 होगा। होगा नहीं होगा? देख लो जरा एक बार भले से। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4 का मतलब क्या है मान? कि आपको 2 को 4 बार गुणा करके लिखना है। 2 को 2 से गुणा किया कितना आया? 4। 4 को 2 से करो 8। 8 को फिर 2 से गुणा करो कितना आया? 16। ठीक है, 2 की घात 4 हमने 16 को लिख दिया है। इसके ऊपर भी घात क्या है? 3/4। और अभी जस्ट हमने देखा है बच्चों, जब घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातें आपस में गुणा होती हैं। यानी 2 की घात 4 की जो घात 4 है ये 3/4 से गुणा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 से तो 4 कट जाएगा, एक अंश है और एक हर है। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 27 की घात है 2x-1 और इसका मान दिया गया है 243 की घात 3 और आपको यहाँ पर x का मान बताना है। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं बच्चों हम, देखो से। इन प्रश्नों को बच्चों अपनी कॉपी में एक बार आप खुद से भी हल करके देखना। केवल वीडियो में सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार आपको इन्हें अपने स्वयं से ही हल करके देखना पड़ेगा। आप कहीं अटकते हैं तो भले से फिर दोबारा वीडियो देख लें, लेकिन आपको ये खुद हल करके एक बार तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, जो 27, यहाँ पर बेसिक लॉजिक क्या होता है बच्चों, जब भी हमें घात वाली चीज़ दे रखी होती है एक समीकरण के रूप में, तो यहाँ पर हमें आधार को हमेशा बराबर करना पड़ता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ आधार 27 दे रखा है और यहाँ पर आधार हमें 243 है, इन्हें हम समान करेंगे। समान कैसे करेंगे? क्योंकि जो 27 है, 27 को हम घात के रूप में लिखें तो इसके 3 की घात 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 की घात 3। 3 को आप 3 बार गुणा करके हल करेंगे तो उसका मान 27 आएगा। तो हमने 27 को तो क्या लिख दिया? 3 की घात 3। अब इसके ऊपर जो घात थी यानी कि 2x-1, उसको हमने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर जो 243 है, इसके आप गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे 3 की घात 5। ठीक है,
और इनके ऊपर घात क्या थी, ये 3, इसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। बच्चों पहली स्टेप में हमने क्या किया है, 27 को घात के रूप में लिखा है 3 की घात 3 और 243 को घात के रूप में लिखा है हमने 3 की घात 5। केवल इतना सा हमने काम किया है। अब यहां पर आप बच्चों देखो कि दोनों के आधार समान हो चुके हैं। ठीक है, अभी आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ घात के ऊपर घात है, थोड़ा सा इसको आगे और हल कर लेते हैं अगली स्टेप में हम। ठीक है, 3 की घात, अब ये जो घात 3 थी, ठीक है, ये घात जो 3 है ये किससे गुणा होगी, 2x माइनस 1 से। और इसी प्रकार यहाँ पर जो 3 की घात 5 है ये किससे गुणा होगी बच्चों, ये गुणा हो जाएगी 3 से। यानी हमें इनको गुणा करना है और इनको गुणा करना है। ठीक है, इसको आप हल कर लें। क्या मिला हमें, 3 की घात, अब देखो बच्चों ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, यानी ये 2x से भी गुणा होगा और माइनस के 1 से भी गुणा होगा। ठीक है, 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6x, माइनस 3 को हम माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3 बराबर 5 और 3 गुणा होंगे तो क्या जाएगा 15, यानी 3 की घात 15। तो बच्चों यहाँ पर अब आधार हमें एक जैसे मिल चुके हैं। तो जब भी दो घातांकों के आधार समान हो तो उनकी घातों का मान भी समान होगा। यानी हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, 6x माइनस 3 बराबर 15 लिखेंगे। क्या बच्चों, 6x माइनस 3 बराबर 15। अब हमें एक सिंपल समीकरण मिल चुकी है ये। ठीक है, सरल समीकरण है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। 6x बराबर माइनस 3 को हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, इसका मान 18 हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए हम 6 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इसका भाग लगेगा। x का मान हमें क्या मिला बच्चों, 3। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा यहाँ बच्चों, 3 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 150 सही 3/4% को दशमलव संख्या में लिखो। बच्चों हम ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं, यहाँ भी हम वही तरीका अपनाएंगे। 150 सही 3/4% को बदलने से पहले हम इस 3/4 को दशमलव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 3/4 का मतलब कितना होगा बच्चों, 0.75। ये आपको याद रखना कि जैसे 1/4 है तो मतलब इसका क्या होता है 0.25। 1/2 यानी आधा का क्या लिखते हैं अपन 0.5 या 50 भी इसको आप लिख सकते हो। और ऐसे ही 3/4 है तो उसका क्या मतलब हुआ 0.75। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम इसको 150.75 लिख सकते हैं और ये प्रतिशत का चिन्ह इस पे पीछे से लगा हुआ है इसे ही। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे और नीचे बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, यानी 150.75/100। 100 का भाग लगाने का मतलब क्या हुआ, दशमलव को, कि 100 में 2 जीरो हैं तो यहाँ पर जो दशमलव है ये 2 स्थान बाईं ओर सरक जाएगा, यानी कि ये 1 और 5 के बीच में आ जाएगा। यानी उत्तर मिलेगा हमें 1.5075। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 2 सही होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। एक व्यक्ति ने 3,200 रुपये में एक सोफा सेट खरीदा। उसने 100 रुपये धुलाई में खर्च किए, 700 रुपये का एक कवर बनवाया। पसंद ना आने के कारण उसने पूरे सेट को 3,500 में बेच भी दिया। तो बताना है आपको व्यक्ति द्वारा उसे प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है बच्चों, तो प्रतिशत तो बात की बात है, पहले हमें देखना है कि उसे लाभ होगा या
हानि होगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया है, 3200 रुपये में तो खरीदा, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी तो हो गए। 100 रुपये धुलाई में खर्च किए, 700 रुपये का कवर बनवाया, ठीक है, ये खर्चे इसके एक्स्ट्रा हो गए। सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य क्या होगा, 3200 प्लस 100 प्लस 700, कितना हो जाएगा बच्चों टोटल, ये 4000, 4000 रुपये तो उसने क्या किया, ये 4000 रुपये तो उसने पूरे इसमें खरीदने में लगा दिए, ठीक है। और इसके बाद उसे बेचा कितने में, यानी इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है उसका 3500 रुपये। तो बच्चों आपको देखने से पता चल रहा है कि क्रय मूल्य तो यहाँ पर 4000, यानी उसे कुल कितने का पड़ा, 4000 का, और बेच कितने में दिया, 3500 में, तो उसे नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हो रही है हानि, और हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी आपने 4000 में से 4000 में से 3500 को घटाया, कितना आया 500 रुपये, यानी 500 रुपये की उसको हानि हुई है। तो ये तो अभी तक क्या निकली है, केवल हानि। आपसे पूछा क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत में लाभ या हानि। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि यानी कि 500 बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ क्रय मूल्य कौन सा लिखेंगे हम, 4000 वाला, इसका विशेष ध्यान रखें आप, 4000 क्रय मूल्य है। और मैंने आपको बताया था कि चाहे लाभ हो या हानि, जब भी हम प्रतिशत लाभ हानि निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो 500 बटा 4000 इंटू 100, ठीक है बच्चों, इसको आप हल कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट दें 100 की, 1 जीरो से ये जीरो काट दिया, क्या आया 50 बटा 4%। ये अभी 2 से और कट जाएगा, 2 से कटेगा 50 25 बार, और 4 कटेगा 2 बार, यानी 25 बटा 2%। तो बच्चों 25 में 2 का भाग लगाने का मतलब क्या करना है अपन को, 25 का आधा करना है। 25 का आधा कितना होता है, 12.5, यानी 12.5% की इसको क्या हुई है, हानि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आज कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना सीखा, इनकी एक बार आप अपनी कॉपी में इनका अभ्यास जरूर करें, तभी आपको समझ में आएंगे। बच्चों आप आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।